नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत है। आज हम लोग इसरो द्वारा हाल ही में किए गए एक मिशन के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा EOS, कौन सा सैटेलाइट? EOS, जिसे दूसरा नाम भी है इसका रिसैट 1A, इस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस उपग्रह को कहाँ भेजा गया है? अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो इसी सैटेलाइट के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये सैटेलाइट क्या काम करता है, इसे अंतरिक्ष में कहाँ से भेजा गया, अंतरिक्ष में किस स्थान पर लगाया गया और इस टॉपिक से संबंधित हमारी परीक्षाओं के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण जीके बन सकता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक खास क्लिप लेकर आया हूं, जिसके आधार पर आप सभी लोग भारत में कैसे उपग्रहों को, कैसे यानों को स्टेब्लिश किया जाता है, कैसे इनको लॉन्च किया जाता है और कैसे लॉन्चिंग की तैयारी के समय भारत के विभिन्न वैज्ञानिक बैठकर इस लॉन्चिंग या परीक्षण को देखते हैं या इसको नियंत्रित करते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप उस वीडियो की क्लिप को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को और देखते हैं कि EOS, जिसे वास्तव में EOS 4 उपग्रह कहा गया है, EOS 4 उपग्रह। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले देखते हैं कि इस मिशन से संबंधित जब ये मिशन लॉन्च किया गया तो क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो 2022 के दृष्टि से ये मिशन काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 2022 का ये पहला मिशन है। याद रखिएगा, 2022 का ये पहला मिशन है। दूसरी बात, खास बात इसमें क्या है? तो दूसरी खास बात इसमें यह है कि इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं, जिनका नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। ये भारत के इसरो के 11वें प्रमुख हैं, 11वें प्रमुख हैं। अर्थात इसरो के 10 प्रमुख पहले बन चुके हैं और 10वें प्रमुख कौन थे? याद रखिएगा, पहले मैं कई बार इनको बता चुका हूं, जिनका नाम था के सिवान। क्या नाम था? के सिवान। तो ये भारत के हाल ही में बनाए गए इसरो प्रमुख हैं, जिन्हें 15 जनवरी 2022 को पद सौंपा गया है। किसके स्थान पर पद सौंपा गया है? याद रखिएगा, के सिवान के स्थान पर इन्हें पद सौंपा गया है। ये भारत के कौन से नंबर के इसरो प्रमुख हैं? 11वें नंबर के। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, PSLV यान ने, जिसे सबसे भरोसेमंद यान कहते हैं, इस यान ने अपनी 54वीं उड़ान भरी है। कौन सी उड़ान भरी है? 54वीं उड़ान भरी है। EOS 4 और रिसैट 1A दोनों एक ही हैं को लेकर। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए, PSLV यान ने इससे पहले जो उड़ान भरी थी वो भरी थी 28 फरवरी 2021 को। 28 फरवरी 2021 को तब भरी थी जब ब्राजील के अमेजोनिया, कौन सा उपग्रह? अमेजोनिया उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। इतना समय देखिए, समय गैप काफी है, फरवरी 2021 से फरवरी 2022। इसका मुख्य कारण है कोरोना जो काल रहा है, उसके कारण कई मिशन डिले किए गए हैं। लेकिन अभी परिस्थितियां सामान्य हैं और इन परिस्थितियों के आधार पर इस महीने 14 तारीख को, कितनी तारीख को इस मिशन को कितने तारीख को किया गया? 14 फरवरी 2022 को यह मिशन सफलतापूर्वक किया गया है। इसके साथ 2 अन्य उपग्रह भी भेजे हैं। वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगा आपको कि कौन से 2 अन्य उपग्रह इस मिशन के साथ भेजे गए हैं। तो चलिए पहले इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, जो EOS 4 उपग्रह है या रिसैट 1A उपग्रह है, ये रिसैट सीरीज का ही उपग्रह है। रिसैट सीरीज का उपग्रह है। इस रिसैट सीरीज को प्रारंभ भारत ने कब किया था? तो इस रिसैट सीरीज को प्रारंभ किया था भारत ने 1970वें दशक में।
कब प्रारंभ किया था? 1970वें दशक में। देखिए ये जो रीसेट सीरीज है ये काम क्या करती है? तो ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिनका मुख्य काम है पृथ्वी का अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब खोज करना, पृथ्वी के बारे में जानकारी एकत्रित करना, पृथ्वी का अन्वेषण करना, ये इनका मुख्य काम है। अब पृथ्वी का अन्वेषण करना, तो भाई सवाल मन में आता है क्या भारत ने पहले भी पृथ्वी के अन्वेषण करने के लिए उपग्रह भेजे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भेजे हैं। भारत का ये उपग्रह जो भेजा है भारत ने, इससे पहले भारत 40 उपग्रह भेज चुका है। कितने उपग्रह भेज चुका है? 40 उपग्रह भेज चुका है। अर्थात पृथ्वी का अन्वेषण करने वाला ये 41वां मिशन है। कौन सा मिशन है? 41वां। हम कह सकते हैं कि ये 41वां भारत का उपग्रह है जो पृथ्वी का अन्वेषण करेगा। इसके अलावा अगर हम कहें कि भारत का पहला मिशन कौन था जो पृथ्वी का अन्वेषण करने के लिए भेजा गया था, पहला मिशन कौन था जो पृथ्वी का अन्वेषण करने के लिए किया गया था? तो भाई पहला मिशन था, याद रखिएगा इसको, भास्कर फर्स्ट। कब किया गया था ये? तो ये किया गया था जून 1979 में। किसके सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो याद रखिएगा ये भारत का 41वां मिशन है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करेगा, पृथ्वी के अन्वेषण का काम करेगा। अच्छा, पृथ्वी के अन्वेषण में आता क्या क्या है? तो पृथ्वी के अन्वेषण में आता है मृदा की नमी देखना, वानिकी का मानचित्रीकरण करना, वानिकी वन का, कृषि का मानचित्रीकरण करना, जल के या नदियों के प्रवाह का चित्रण करना, साथ ही साथ किसी भी मौसम में, भाई रडार लगा है इसमें, रडार इमेजिंग कैमरा लगे हैं, तो किसी भी मौसम में पृथ्वी की पिक्चर क्लिक करना, पृथ्वी के बारे में चीजें देखना, और विशेष रूप से भारत के बारे में। याद रखिएगा ये क्या क्या काम करते हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? तो मुख्य रूप से इनका काम होता है पृथ्वी का अन्वेषण करना। अन्वेषण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो मृदा अन्वेषण करना, मृदा की इमेजिंग करना, नदियों का प्रारूप देखना, मृदा की नमी देखना, वानिकीकरण को देखना, वनों और कृषि के बारे में मानचित्रीकरण करना, और प्रत्येक मौसम में पृथ्वी की इमेज क्लिक करना। ये इनके मुख्य काम होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के या भू अन्वेषण उपग्रहों के। ऐसा ही काम EOS-4 नामक सैटेलाइट भी करेगा जो अभी हाल ही में 14 फरवरी 2022 को भेजा गया है। ये रीसेट सीरीज का उपग्रह है। याद रखिएगा रीसेट सीरीज का ही उपग्रह है। मैंने बताया है रीसेट सीरीज के बारे में, इसको 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया था। रीसेट सीरीज में भेजे गए उपग्रह कई नामों से जाने गए, जैसे रिसोर्ससैट, जैसे कार्टोसैट, जैसे स्कैटसैट, जैसे ओशियन सैट। इनको कई नामों से अलग अलग समय पर भेजा जाता रहा है। इनमें क्या है, इनकी खास बात यह है कि इनमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है? रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी तकनीक जो पृथ्वी के बिना संपर्क में आए हुए, भौतिक संपर्क में आए हुए पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का आकलन करते हैं, उन्हें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा सुदूर संवेदन तकनीक एमपीपीएससी के मेंस में भी है और प्री में भी है। तो इस तकनीकी को अच्छे तरीके से अगर आपको समझना है, अच्छे तरीके से आपको अगर जानना है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, अगला लेक्चर हम इस पर बनाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो संसाधन, जिन संसाधनों में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वे बिना पृथ्वी के संपर्क में आए ही पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इन्हें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। तो ये भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित सैटेलाइट है जिसमें रडार इमेजिंग कैमरों का प्रयोग किया गया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है
और ये इस सैटेलाइट की महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि भाई इस सैटेलाइट को कहाँ लगाया जाना है। तो देखिए इस सैटेलाइट को वहीं लगाया जाएगा जहां इससे पहले 40 उपग्रहों को लगाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जहां पर लगाया जाना है लगाया गया है वहीं पर अन्य 40 को भी लगाया गया है। तो ये सैटेलाइट मुख्य रूप से सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, कहां पर, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में। कौन सी कक्षा? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, जिसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं, कक्षा में जो पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक होती है। इस कक्षा के बीच में 1000 किलोमीटर तक होती है। तो इसको कहां लगाया गया? तो इसको लगाया गया है 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये सैटेलाइट भाई किस कक्षा में लगाया गया है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, जिसको क्या कहते हैं? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा से क्या आशय है? तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा से आशय होता है कि ऐसी कक्षा जिसमें लगाया हुआ सैटेलाइट 24 घंटे सूर्य के प्रकाश के सम्मुख रहे, अर्थात ऐसी कक्षा को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहते हैं। तो इसको कहां लगाया गया है? 529 किलोमीटर की कक्षा में। अच्छा, इस सैटेलाइट को लॉन्च कहां से किया गया है? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है एसडीएससी केंद्र से। कहां है एसडीएससी केंद्र? तो एसडीएससी केंद्र है श्रीहरिकोटा में। कहां पर है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा किस राज्य में पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है पुलिकट झील में जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। वहीं से भारत के सभी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। अब ये पीएसएलवी यान की कौन सी उड़ान है इसको देख लेते हैं। तो ये पीएसएलवी यान की 54वीं उड़ान है, 54वीं उड़ान है। इनमें से पीएसएलवी यान भारत का सबसे सफल यान माना जाता है। इन 54 उड़ानों में से पीएसएलवी यान 52 उड़ानों में, 52 उड़ानों में सफल रहा है। केवल 2 उड़ानें उसकी असफल नहीं है। इसकी सफलता की रेट काफी ज्यादा है। इसी कारण इसरो ने इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो का खिताब भी दिया है। और इसकी 50वीं सफलता के उपलक्ष्य में इसरो ने, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है पीएसएलवी यान के बारे में, PSLV@50 नामक बुक का प्रकाशन भी किया है। तो चलिए अब आप ध्यान से इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिसके बाद मैं वीडियो क्लिप के बाद आपको बताऊंगा कि भारत के इस मिशन के साथ साथ और कौन कौन से 2 उपग्रह भेजे गए हैं, उनकी क्या विशेषता है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि यह मिशन हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए जिसमें आपकी समझ विकसित होगी। आइए आपको प्रमोचन रॉकेट के समाकलन का लघु फिल्म दिखा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं नोजल एंड सेगमेंट प्रथम चरण का, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, उसे प्रथम प्रमोचन मंच पर लाकर रख दिया गया है और अब इसे बहुत सावधानी पूर्वक अगले सेगमेंट्स लाकर, जैसे मिडिल सेगमेंट, हेड एंड सेगमेंट लाकर समाकलित किया जा रहा है। यह कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक किया जाता है। गुणवत्ता का इसमें खास ध्यान रखा जाता है। अब इसमें इग्नाइटर माउंट किया गया। अब आप देख पा रहे हैं यह स्ट्रेप ऑन बूस्टर 12 टन के नोदक के साथ, इसे भी प्रथम चरण के साथ संलग्न कर, यह सब मोबाइल सर्विस टावर पर किया जाता है। अब SITVC टैंक और RCT टैंक को संलग्न किया जा रहा है। यह PS2 का विकास इंजन आप देख पा रहे हैं, जिनका पूर्ण परीक्षण IPRC महेंद्रगिरी में कर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। जरूरी परीक्षण यहां पर किए जाते हैं तथा इसे MST ले जाकर PS1 स्टेज के ऊपर में संलग्न किया जाता है। The third and fourth stages are moved as an integrated module to the launch pad and integrated to the core motor. -9 minutes. Here the PSLV third and fourth stage being assembled to the second stage of PSLV. This is a visual of the clean room where the critical satellite systems are being tested for their functionality before being moved to the launch pad.
the EOS-04 being assembled to the payload adapter in a clean room with controlled environment. The two co-passenger satellites InspySat-1 and InSat-2 TD. Thereafter, the heat shield or the payload fairing is closed. The rocket is ready in all respects for the launch. The mobile service structure moves behind by about 200 meters at the time of launch. 3,600 tons heavy Minus 8 structure, minutes. which translates to a wheel load of 120 tons. 42 satellite launches so far from the first launch pad. Today's launch 0 plus 5 seconds. सफलतापूर्ण उत्थापन Lift-off normal. PSLV C-52 आसमान की ऊंचाइयों पर जाता हुआ With it, PSLV Rakesh. C-52 Stage performance बहुत ही normal. रोमांचक क्षण है। गर्जना करता हुआ रॉकेट अपने उद्दिष्ट Airlift पथ strap पर on ignited. उड़ता हुआ। That's a marvelous liftoff, and the PSLV first stage performance is according to the expectations for this mission. द्वितीय चरण का सामान्य प्रदर्शन Second stage, मीटर आगे बढ़ेगा। third stage action completed. तृतीय चरण का जलन काल समाप्त होता हुआ और अभी टेस्टिंग फेज जारी है। Third stage separated. तृतीय चरण पृथक कर दिया गया है। इसके 9 सेकंड। The fourth stage is चतुर्थ चरण का प्रदर्शन पूरी तरह सामान्य। the prime set have been engaged in space cooperation ever since the launch of South Asia satellite in May 2017. The South Asia satellite was launched by India as InspySat-1 and InSat. चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से दो उपग्रह थे जो इस मिशन के साथ भेजे गए हैं। तो देखिए, पहले उपग्रह का नाम है इंस्पायर सैट और दूसरे का नाम है INS-2B। देखिए, इंस्पायर सैट भारतीय प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान केरल के विद्यार्थियों ने बनाया है। किसने बनाया है? विद्यार्थियों ने बनाया है। तो अर्थात ये स्टूडेंट सैटेलाइट है। भारतीय प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान केरल, इस संस्थान की स्थापना देखिए कब की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, 2007 में। ये न केवल भारत का बल्कि एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जिसमें अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान एवं एकेडमिक कार्य किए जाते हैं। अर्थात अंतरिक्ष के क्षेत्र में शिक्षा देने वाला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का यह पहला संस्थान है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 में। यह है कहां पे? केरल में। तो तिरुवनंतपुरम में है, केरल में। यहीं के विद्यार्थियों ने इंस्पायर सैट नामक सैटेलाइट को बनाया है। किसको बनाया है? इंस्पायर सैट नामक सैटेलाइट को बनाया है। अब देखते हैं INS-2B सैटेलाइट। ये लघु उपग्रह हैं, दोनों छोटे उपग्रह हैं। INS-2B एक थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है? थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट है। थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट है। ये भारत का ऐसा सैटेलाइट है जो भारत और भूटान का संयुक्त उपग्रह है। भारत और किसका? भूटान का संयुक्त उपग्रह है। अब ये थर्मल क्या है? थर्मल का मतलब ऐसा उपग्रह है ये जो पृथ्वी के ताप, झीलों के पानी की सतह का ताप आदि का अध्ययन करेगा। क्या करेगा? आदि का अध्ययन करेगा। तो ये थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट है INS-2B और ये क्या करेगा? पृथ्वी के ताप और झीलों के पानी की सतह के ताप की जो हीटिंग है उसके डाटा को एकत्रित करेगा और भारतीय केंद्रों को एवं भूटान के केंद्रों को प्रेषित करेगा। अर्थात इन दोनों सैटेलाइटों को भारत ने 14 फरवरी 2022 को EOS या जिसे क्या कहते हैं, जिसे रीसैट 1A नामक सैटेलाइट के साथ भेजा है। अर्थात
14 फरवरी 2022 को किए गए मिशन में कुल 3 सैटेलाइट गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट था EOS-4 और दूसरा महत्वपूर्ण था InSpareSat-1 और तीसरा महत्वपूर्ण सैटेलाइट था INS-2B। मैंने इन तीनों सैटेलाइटों की कार्यविधि आपको बताई है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, जिन्हें जितेंद्र सिंह कहते हैं, वर्तमान में कौन है? जितेंद्र सिंह। इन्होंने बजट सत्र में घोषणा की है कि भारत इस साल मतलब 2022 में अपना सबसे महत्वाकांक्षी मिशन, जिसमें लैंडर के सहारे हम चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, चंद्रयान 3 इसी साल किया जाएगा। ये जितेंद्र प्रधान ने बताया है। साथ ही साथ याद रखिएगा, उन्होंने यह भी कहा है कि भारत इस साल 2022 में कुल 19 सैटेलाइट मिशन करेगा, जिनमें से ये पहला हो चुका है। बाकी कितने बचे? 18 इस साल ही किए जाएंगे। याद रखिएगा, भारत चंद्रयान 3 मिशन 2022 में करेगा, जिसके महीने की भी उन्होंने घोषणा कर दी है, अगस्त 2022 में। इसके अलावा अन्य 18 उपग्रहों को भी इसी साल भेजा जाना है। आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद्रयान 3 वही मिशन है जो चंद्रयान 2 के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर भारतीय केंद्र के कंट्रोल से बाहर होने के कारण यह मिशन आंशिक रूप से असफल हो गया था, क्योंकि लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो अब भारत का एवं भारत के उपग्रह संस्थान इसरो का ये प्रयास है कि इस साल हम लैंडर के बदौलत सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करें और चंद्रमा में अपना रोवर उतारें। तो ये वर्ष हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से संबंधित टेक्नोलॉजी, जिसे सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में जानना पढ़ना चाहते हैं। अगले लेक्चर में हम उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।